तो चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। 80 मार्क्स के लिए आपको यूनिवर्सिटी ने ये सिलेबस दिया है और 20 मार्क जो है वो आपके यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, यानी कॉलेज के हिसाब से। तो जो 20 मार्क है वो मैंने बताया था आपको कि जो कॉलेज है वो देखेंगे, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल वाइवा असाइनमेंट वगैरह सब सबमिशन होगा आपका। और जो बाकी 80 मार्क बचे हुए हैं वो हमारे हाथ में, जिसके लिए हमें बहुत सारी मेहनत करना है, दिल लगा के पढ़ना है और अच्छे परसेंटेज हमें अचीव करना है। चलो ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है सब्जेक्ट का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। अब प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका नाम ही इंडिकेट करता है कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें सभी प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स यानी क्या होता है बच्चों? तत्व। तत्व का मतलब क्या होता है कि ऐसे कौन से तत्व, सिद्धांत, रूल, रेगुलेशन, डिसिप्लिन है जिसके इकोनॉमिक्स के है और वो हमें देखना है। तो आज हम देखने वाले प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट है आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में। और आज उसका हम सिलेबस क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं, कौन सा टॉपिक क्यों दिया हुआ है, उसका कारण क्या है, आपको ये एज में फर्स्ट ईयर में ही वो टॉपिक क्यों दिया, अभी आपने क्यों पढ़ना चाहिए भैया वो। तो ये सब चीजें हमें दिया हुआ है और वही चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें अगर देखे जाए बच्चों, तो जो 80 मार्क है, पहले तो मैं आपको बता दूं 80 मार्क को किस तरह से डिवाइडेड किया गया। 11 12 में आपको चैप्टर वाइज होता था। आपको एक 14 13 8 ऐसे ओसीएम में देखे तो 8 चैप्टर थे, अकाउंट में एक मेरे ख्याल से 11 12 चैप्टर्स थे, है ना। तो इस तरह से अलग अलग आपको चैप्टर्स थे, बिकॉज 11 12 में चैप्टर वाइज सिलेबस होता है। बट जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, देखो वर्ड देखो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी, यू। तो यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हो, यानी आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल में जब जाते हो, तो जो सिलेबस होता है वो यूनिट वाइज होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट कैसे वाइज होता है बच्चों? यूनिट वाइज होता है। अब यूनिट वाइज जो सिलेबस है आपको, इसमें अगर आप देखे जाए तो 80 मार्क को 5 यूनिट में उन्होंने कन्वर्ट किया। अब अगर हम 80 को बच्चों सरल इसमें है कि इफ वी डिवाइडेड 80 मार्क्स बाय 5, सो ये तो हमें भी पता है कि 16 मार्क का एक यूनिट होता है ना। अभी आप देखो यहाँ पे जो यूनिट्स है बच्चों, ये 5 यूनिट में आपको दिया हुआ है। फर्स्ट यूनिट है आपको इंट्रोडक्शन, सेकंड यूनिट है यूटिलिटी अप्रोच, थर्ड यूनिट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जो फोर्थ यूनिट है बच्चों वो है प्रोडक्शन फंक्शन, फिफ्थ यूनिट आपको कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो इस तरह से जो आपका सिलेबस है बच्चों, ये 5 यूनिट्स में डिवाइडेड करके दिया हुआ है। और कोई बात नहीं, 5 यूनिट में आपको डिवाइडेड दिया हुआ है, तो अगर 80 मार्क को अगर हम 5 से डिवाइडेड करते हो तो देखो 16 मार्क्स के लिए अगर आप ये देखते हो, तो यहाँ पे आपको जो सिलेबस आ रहा है बच्चों, ये 16 मार्क्स के लिए एक एक यूनिट आपको आ रहा है, यानी 16 मार्क का एक यूनिट के ऊपर बेस रहेगा। वेटेज जो रहेगा वो 16 मार्क का रहेगा। तो आपको इसमें कोई भी चांसेस नहीं है कि आप इसमें सोच सकते हो भैया 2 चैप्टर में कर लूं या 2 चैप्टर छोड़ दूं, क्या? नहीं। आपको पूरा यूनिट रीड करना है, पूरा यूनिट लर्न करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है अच्छे से। बिकॉज अब ये जो 16 मार्क है, ये तो हमें समझ में आ गया कि जितने भी देखो, चाहे अकाउंट हो आपको, चाहे पीबीओ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर आपका प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, ये जितने भी आपके सब्जेक्ट है बच्चों, एक्सेप्ट CFOS, वो छोड़ के सभी जो टॉपिक है बच्चों, वो कंपलसरी आपको 80 मार्क के लिए है। और 16 मार्क का पर यूनिट का वेटेज रहेगा हर यूनिट को, और हर एक में 5 यूनिट ही रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि सर अकाउंट है तो इसमें 6 यूनिट आएंगे, क्या? नहीं, सभी इसमें 5 यूनिट आते हैं। मैंने अभी बताया, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाइज आपको अभी सिलेबस आता है और उसमें यूनिट वाइज रहेगा। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो 80 मार्क है, इसको 16-16 के 5 यूनिट में डिवाइडेड किया, फिर 16 में किस तरह से पोर्शन आता है। अगर आप 16 को देखे जाए बच्चों, तो 16 जो होता है अभी आपका 2017 से जब से सेमेस्टर पैटर्न आया, तो उसका पैटर्न चेंज हुआ, क्योंकि सेमेस्टर पैटर्न आया, नया पैटर्न था, 2017 में चेंज हुआ, दिसंबर में फर्स्ट आया था। और इसीलिए आपको बता दूं बच्चों कि इसको जो अब पैटर्न है, इसको ABC में आपका पेपर आता है। जो पेपर का पैटर्न है वो कौन से आता है? सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। अब सर ये ABC क्या होता है? तो आपको बता दूं, ए जो सेक्शन होता है बच्चों, ये होता है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए होता है। यानी आपको इसमें क्या होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे 20, टोटल 20 आएंगे। अब 20 मार्क के लिए 20 आएंगे, यानी पूरे इसमें क्या होगा बच्चों, एक चीज आपको बता दूं कि इसमें जो भी यूनिट है, ये पूरे के पूरे यूनिट जो है बच्चों, ये टोटली डिपेंड काय के ऊपर करेंगे? तो ये डिपेंड करते हैं 5 यूनिट के ऊपर, यानी 20 मार्क 5 यूनिट मिला के आएंगे। अगर अब बात वही आती है, अगर हम 20 मार्क को काय से डिवाइडेड करते हैं बच्चों? 5 से डिवाइडेड करते हैं। तो 4 मार्क के लिए, यानी एक यूनिट पे आप देखते हो तो 4 मार्क के आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे, यानी 4 मार्क के फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे। देखो 16 में से 4 मार्क के हो गए फिलिंग द ब्लैंक्स, ये हो गया ए सेक्शन। अब बी सेक्शन आता है बच्चों। बी सेक्शन जो है बच्चों, ये जो बी सेक्शन आपको आने वाला है, इसका कैसा है? तो बी सेक्शन में आपको आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। छोटे छोटे क्वेश्चन बोले तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बोले तो इसमें आपको एक क्वेश्चन आएगा फर्स्ट यूनिट पे, उसके और में एक क्वेश्चन। वैसे देखिए तो 10 क्वेश्चन आते हैं टोटल मिला के, 5 क्वेश्चन आएंगे, उसके और में 5, ऐसे 10 क्वेश्चन आते हैं। बट अगर यूनिट वाइज, अगर अभी हम बात यूनिट वाइज कर रहे हैं, तो यूनिट वाइज देखे जाए
तो आपको जो वेटेज रहेगा ये 4 मार्क का रहेगा, 4 और 4 8, 8 मार्क के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक 4 मार्क का रहेगा उसके ऑप्शन में और में एक 4 मार्क का रहेगा। तो पहले मैंने आपको बताया फिलिंग द ब्लैंक्स कंपलसरी 4 मार्क के लिए फर्स्ट यूनिट पे पूछता है वो। सेकंड 4 मार्क के आपको एक क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट यूनिट पे या सभी यूनिट में, आप जो मैं बता रहा हूँ बी सेक्शन जो हम देखने वाले हैं वो, और में एक 4 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, दो में से आपको कोई भी एक सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया। और उसके बाद में सेक्शन आता है बच्चों सी। अब सी सेक्शन कौन सा आता है? तो सी सेक्शन बच्चों वो सेक्शन है जिसके अंदर क्या होगा, सी सेक्शन के अंदर आपको आएंगे 8-8 मार्क के क्वेश्चन। यानी अगर एक क्वेश्चन देखे, ए जो सेक्शन है वो उसको अगर देखते हैं तो 20 मार्क का वेटेज है ना। और उसके बाद में जो सेक्शन नंबर कौन सा है, बी, बी में अगर आप देखते हो अच्छे से तो बी आता है, ये कितने मार्क के लिए आएगा बच्चों, 20, 80 का है तो चले गए, बाद में कितने होंगे, तो ये आता है आपको 20 मार्क के लिए, कौन सा, सेक्शन बी। और उसके बाद में बच्चों जो आता है सेक्शन आता है सी, वो आता है 40 मार्क के लिए, 40 मार्क, उसमें भी आपको 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 में से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन 10 में से 5 नहीं करना है, आपको कैसे करना है, एक क्वेश्चन पे 2 यूनिट, फॉर एग्जांपल एक यूनिट पे 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा 8 मार्क के लिए और उसके और में एक आएगा 8 मार्क के लिए। इस तरह से यानी अगर देखे जाए तो यूनिट वाइज देखे तो 4 हमें आएंगे फिलिंग द ब्लैंक 4 मार्क के लिए, 4 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन आएगा बी में 4 मार्क के लिए, हो गए 4 और 4 प्लस 8, और एक क्वेश्चन आएगा सी में 8 मार्क के लिए। ऐसे मिला के 8 प्लस 8 हो गए 16, यानी 4 प्लस 4 प्लस 8, ऐसे 16 का वेटेज आएगा। यानी बच्चों कहीं पे भी आपको चांस नहीं है कि आप बोलेंगे हाँ सर मैं तो अब ये छोड़ दूं तो चलेगा क्या, नहीं, पूरे कंप्लीट यूनिट के ऊपर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकती है। तो नहीं पता हो 1.1 पे आएंगी, 1.2 पे आएंगी, कहीं पे भी आ सकती है। यानी आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे रीड करना है, लर्न करना है, कहीं पे भी आप चांस नहीं। और जो पैटर्न मैंने फर्स्ट यूनिट के लिए बताया सेम पैटर्न सेकंड यूनिट के लिए रहेगा, थर्ड यूनिट के लिए रहेगा, फोर्थ यूनिट के लिए रहेगा। इस तरह के पैटर्न्स बच्चों यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 80 मार्क का। यानी मैंने अभी क्या एक्सप्लेन किया बच्चों आपको, तो मैंने जो एक्सप्लेन किया आपको वो सिर्फ मैंने ये बताया कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है और उसका वेटेज क्या है 80 मार्क का, और 80 मार्क को किस तरह से 16 मार्क में डिवाइडेड किया गया, 16 मार्क को भी किस तरह से अलग अलग इसमें डिवाइडेड किया गया एज पर क्वेश्चन के हिसाब से, वो मैंने आपको बताया। चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो बच्चों, चाहे वो अकाउंट का पेपर हो, चाहे फिर वो इकोनॉमिक्स का पेपर हो या पीबीओ का, इसी तरह से आपका सिलेबस वहां पे रहने वाला है। चलो ठीक है। अब आते हैं बारी हमारे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के सिलेबस की। इंडेक्स इसका क्या बोलता है देखिए। तो इसका जो सिलेबस है बच्चों, पहला जो यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन। अब ये इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन यानी पहचान, कि भैया इकोनॉमिक्स आया कहाँ से, पहले आपको ये तो पता होना चाहिए, नहीं तो हम ये ही नहीं पता इकोनॉमिक्स लाया किसने, कहाँ से आया और हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो नहीं, आपको इस साल जो है बच्चों इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स कौन किसने लाया, कहाँ से आया, क्यों लाया गया, क्या रीजन था उसका, किसने बताया इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसको इंट्रोडक्शन बोले हुआ है फर्स्ट यूनिट। फिर फर्स्ट यूनिट में क्या है, तो फर्स्ट यूनिट में देखे जाए तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 यानी टोटल 5 चैप्टर्स है। अगर आप देखते हो तो इसमें कितने चैप्टर्स है बच्चों, 5 चैप्टर्स है। और ये 5 के 5 चैप्टर्स आपको क्या करना है, रीड करना है। अब इसमें पहला जो टॉपिक है 1.1, ये कौन सा टॉपिक है, तो पहला जो टॉपिक है बच्चों, ये जो टॉपिक है इसमें पहले टॉपिक में दिया हुआ है डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स किसके डेफिनेशन है, तो एडम स्मिथ, मार्शल एंड रॉबिन्स, ये जो भी है बच्चों ये वेस्टर्न इकोनॉमिक्स बोले जाता है इनको। एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स। एडम स्मिथ कौन है, तो ये आपको भली भांति पता होना चाहिए बिकॉज ऑफ फर्स्ट ईयर में हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आपने 11 12th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ा था। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोले जाता है और आज भी इनका नाम चलता है। देखो ना, आज भी तो हम पढ़ रहे हैं ना। तो एडम स्मिथ ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इन्होंने दुनिया में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने बताया था इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब जो नेक्स्ट आता है बच्चों, अगर देखते हैं तो 1.2 जो है आपको वो क्या है, डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स सर ऊपर भी था 1.1 में, सर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स नीचे भी दिया हुआ है 1.2 में। तो ये डेफिनेशन 1.2 क्या है, तो आपको बता दूं डेफिनेशन जो 1.2 है ये है इंडियन इकोनॉमिक्स। अब इंडियन इकोनॉमिक्स कौन कौन थे, तो बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन इसमें से जो पॉपुलर है, जिनको नोबेल प्राइज भी कुछ लोगों को मिले हुआ है, इनमें से जेके मेहता है, हमारे जेके मेहता, उसके बाद में अमर्त्य सेन है और महालनोबिस है। तो ये जो अ, आप देख रहे हो यहाँ पे डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, तो ये हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स थे। और ऊपर के जो हमने 1.1 देखा था ये वेस्टर्न इकोनॉमिक्स थे। ये इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर।
उसके अलावा 1.3 जो है बच्चों वो है इकोनॉमिक लॉज, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशन एंड इंपॉर्टेंट। कि इकोनॉमिक लॉज क्या होता है? इकोनॉमिक लॉ बोले तो आर्थिक नियम क्या होता है, उसका नेचर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें लिमिटेशंस क्या क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कब इंसान का बिहेवियर कहाँ बदलता है, वो चीजें वहां पे हमें रेट करने के लिए मिलेगी। बहुत ही शानदार टॉपिक है बेटा इकोनॉमिक लॉस, क्योंकि रियल प्रैक्टिकल लाइफ में वो यूज होता है, इसलिए वो अपने 100% रेट करना चाहिए। उसके नेक्स्ट बाद में अगर देखते हैं तो 1.4 ये थोड़ा सा जाना पहचाना सा लग रहा है आपको, बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं, ये भली बात आप लोग जानते हो, क्योंकि ये जो टॉपिक है बच्चों ये 11th में भी था, आपको 12th में भी था। माइक्रो माइक्रो यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। तो माइक्रो क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसका मीनिंग देखने वाले, स्कोप देखने वाले हम, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी हम उसमें देखने वाले हैं। साथ ही साथ 1.5 जो है बच्चों वो है मैक्रो, MACRO, मैक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोले तो स्थूल अर्थशास्त्र, इसका भी मीनिंग स्कोप। और ये 1.4 1.5 कहीं ना कहीं आपने ये 12th में पढ़ा था, बिकॉज 12th में आपको स्पेशली आपका जो इकोनॉमिक्स था वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड था, माइक्रो और माइक्रो, जिसको इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस भी बोली जाती है। तो ठीक है, ये ऐसा इस तरह से फर्स्ट यूनिट है हमारा, जो 5 चैप्टर में डिवाइडेड करे हुआ है, आसान है, पढ़ने में इजी जाएगा। और अब देखते हैं हम बच्चों सेकंड यूनिट। अगर आप सेकंड यूनिट की बात करते हैं तो ये सेकंड यूनिट जो है वो है यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी अप्रोच किसे कहते हैं? यूटिलिटी का मतलब ये होता है उपयोगिता, यानी कोई चीज हमारे इस्तेमाल में आ रही है, यूज में आ रही है, जिससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, और उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। अप्रोच बोले तो दृष्टिकोण, यानी यूटिलिटी अप्रोच बोले तो उपयोगिता का दृष्टिकोण, किस तरह से हम उपयोगिता तो देखते हैं वो उसमें देवा है। अब साथ ही साथ बच्चों इसमें, इसके अलावा अब इसमें भी वही सेम पैटर्न है बच्चों, यहाँ पे फिर सेम पैटर्न कौन सा है? तो सर इसमें भी कितने चैप्टर से देखो, आप अच्छे से देख रहे हो तो यहाँ पे भी वही 5 चैप्टर्स में यूनिट 2 को डिवाइडेड करे हुआ है, 2.1 2.2 2.3 एंड 2.4 एंड 5। तो अब इसके अंदर का जो सिलेबस है वो क्या है, यहाँ पे भी थोड़ा सा जाना पहचाना सिलेबस दिखेगा, बिकॉज बेसिस ये 12 के इस पे है। अब आप पूछोगे सर अगर ये बेसिस 12 के ऊपर है तो फिर इसे सर 12 का क्यों दे हुआ है यहाँ पे, हमने तो 12 पढ़ लिया, इसको देने की जरूरत क्या थी? तो बच्चों फर्स्ट ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिसमें सिर्फ आप लोग कॉमर्स से ही बच्चे नहीं आते। फर्स्ट ईयर कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे साइंस से भी कुछ बच्चे आते हैं 11 12 से, जिनका पहले साइंस था, आर्ट्स भी कुछ बच्चे आते हैं, कुछ एमसीवीसी से आते हैं, कोई और फील्ड से आते हैं। तो वो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स इतना हार्ड ना जाना चाहिए, उनको इजी जाना चाहिए, कहीं ना कहीं बेस उनका क्लियर होना चाहिए, जो कि 11 12 में उनका नहीं हुआ था। और वो रीजन से बच्चों यहाँ पे क्या किया जाता है, उनको थोड़ा सा सिलेबस टच के लिए यहाँ पे देवा है, कि उनको पता होना चाहिए जस्ट नॉलेज। और इसीलिए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में आपको थोड़ा सा 11th और 12 का मिक्स सिलेबस दे हुआ है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम थे यूनिट नंबर सेकंड, इसमें 2.1 था मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो बच्चों मीनिंग एंड डेफिनेशन, काय की मीनिंग एंड डेफिनेशन? तो यूटिलिटी की। तो यूटिलिटी क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, कौन सा ऑथर ने बताया। बाद में 2.2 जो है बच्चों वो है हमारा मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी अप्रोच, या थ्योरी बोल सकते हैं इसको, मार्जिनल डिमिनिशिंग। अब मार्जिनल यानी सीमांत, डिमिनिशिंग यानी कम घटता, जिसको बोलते हैं घटता सीमांत उपयोगिता सिद्धांत जिसको बोलते हैं, कि ये कैसे कैसे यूटिलिटी धीरे धीरे कम होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानी पीते हो, वन आप सिप लेते हो तो आपको अच्छा लगता है, सेकंड थर्ड फोर्थ लेते हो तो आपका फिर सेटिस्फेक्शन हो जाता है, आप बोलते नहीं भैया आप पानी नहीं चाहिए। तो वो कैसे कम होती है, उसका रूल क्या है, वो क्यों कम होता है, वो हम वहां पे देखने वाले हैं। बाद में 2.3 अगर आप बच्चे देखते हो तो इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी है। इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? इक्यू यानी समान, समसीमांत उपयोगिता बोलते हैं जिसको। अब समसीमांत उपयोगिता का मतलब क्या होता है कि सॉरी, कि एक जैसी, यानी कोई भी चीज आप खाओ आपको यूटिलिटी एक जैसी मिलेगी। तो वो ऐसी क्या चीज होती है, कहाँ पे ये रूल अप्लाई होता है, वो भी हमें वहां पे देखने को मिलेगा। तो वहां पे इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी यानी, अभी फॉर एग्जांपल एक आपको एग्जांपल बता दूं, अगर बच्चों में मैंगो खाता हूं तो भी मुझे यूटिलिटी सेम मिलेंगी, ठीक है। अगर मैं आम खाता हूं, जैसे अभी बताया मैंगो और आम में अगर खाता हूं तो यूटिलिटी एज्यूम करके चलो मुझे 100 मिल रही, और मैं अगर पाइनएप्पल कंज्यूम कर रहा हूं तो भी यूटिलिटी 100 मिल रही, अगर मैं एप्पल कंज्यूम कर रहा हूं तो भी यूटिलिटी 100 मिल रही है। इसका मतलब है मैं अगर तीनों में से कोई भी चीज अगर चॉइस करता हूं, सिलेक्ट करता हूं और उसको कंज्यूम करता हूं, तो मुझे यूटिलिटी तीनों से कैसे मिल रही है? 100 100 100। दैट इज कॉल्ड इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, यानी तीनों से मिलने वाली जो यूटिलिटी है बच्चों वो कैसी है? इक्यू है। इक्यू यानी इक्वल, इक्वल यानी एक जैसे। अब बाद में जो 2.4 है बच्चों वो कौन सा है? हमारा डिमांड। और यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। आपको पता है डिमांड क्या होता है? डिमांड आप सभी की डिमांड होती है, यानी बोलता हूँ बच्चों, जब तक लाइफ हमारी चलती है ना, डिमांड हमारी कभी खत्म ही नहीं होती। और ये चीज तो सब में अच्छी बच्चों में दिखती है, एक खत्म नहीं हुआ तो दूसरा बोलता, पहले बोलता चॉकलेट चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए, वो चाहिए, सब चाहिए ही चाहिए उसको।
तो ये होती है डिमांड। तो डिमांड यानी क्या, तो इसका मीनिंग हम देखने वाले ये चैप्टर में, उसके डेफिनेशन देखने वाले हैं, डिमांड में किस तरह के चेंजेस होते हैं। और आपको बता दूं डिमांड के टाइप्स भी होते हैं बच्चों। आप बोलोगे सर टाइप्स भी होते हैं, यस। आप जो डिमांड्स करते हो वो सिर्फ डिमांड नहीं होती है, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आप उसको चेंजेस करते हो। आपके चेंजेस क्या आएंगे डिमांड में, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। 2.5 जो है बच्चों, वो अगर आप अच्छे से देखते हो तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शंस। लॉ ऑफ डिमांड, अब आप बोलोगे सर डिमांड तो हमको समझ में आ गया थोड़ा सा, लेकिन क्या डिमांड में भी लॉ होता है? यस बच्चों, लॉ होता है। कोई भी चीज ये जो इन्होंने सर्च की है, जो भी इनके साइंटिस्ट थे या जो भी इनके इकोनॉमिक्स थे या जो भी इनको इनके फादर्स थे, इन्होंने ऐसे ही नहीं निकाला, उसका एक उसको जांच पड़ताल किया बच्चों, उसको उसके बाद में दुनिया में इंट्रोड्यूस किया उसको, समझा क्या? तो इसका लॉ रहता है और वो लॉ प्रूफ होता है, यूनिवर्सली लॉ है वो, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में प्रूफ होता है। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी चेक करो, वो आपको जैसा यहाँ पे फॉलो होता है वो लॉ सेम वहां पे भी फॉलो होता है। तो उसी को लॉ बोलते हैं, नियम। कि डिमांड का भी कुछ अपना एक नियम होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, और वो हम इसमें देखने वाले हैं बच्चों। उसके अलावा एक्सेप्शंस है इसमें। एक्सेप्शन यानी अपवाद। अपवाद यानी ऐसी कौन सी कंडीशंस है जहाँ पे डिमांड का जो लॉ है वो फॉलो नहीं होता है, तो वो भी बच्चों हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इस तरह से अगर देखे जाए तो यूटिलिटी और डिमांड के बेस पे ये टोटल आपका यूनिट है बच्चों। पहला जो यूनिट देखा हमने ये था जो इकोनॉमिक्स थे, ये कौन कौन से थे, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स, और उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो के बारे में बताया, इकोनॉमिक लॉस के बारे में। तो अगर देखते हैं पहला यूनिट बच्चों 3 कैटेगरीज में अलग अलग इसमें डिवाइडेड करे हुआ है। पहले तो ऑथर्स के इसमें, बाद में इकोनॉमिक लॉस के, और मैक्रो के इसमें। और जो सेकंड यूनिट है इसको 2 इसमें डिवाइडेड करे हुआ है। अगर आप अच्छे से देखते हो तो पहला तो है यूटिलिटी अप्रोच, जिसमें अलग अलग टाइप की यूटिलिटी के बारे में बताया, और सेकंड डिमांड, डिमांड के भी अलग अलग चीजें बताई हुई है। तो इस तरह से ये सिलेबस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब जो थर्ड यूनिट आता है बच्चों, ये भी 16 मार्क के लिए आएंगे आपको एग्जाम में, वही सेम पैटर्न जो मैंने आपको बताया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर से डिमांड वर्ड आ गया, यस। जहाँ पे आप डिमांड पढ़ रहे हो तो डिमांड का पूरा पढ़ना जरूरी है, नहीं तो डिमांड ये अनकंप्लीट स्टडी किया जाता है, और इसीलिए ऐसा ना हो, इसलिए आपको जो थर्ड यूनिट दिया वो दिया इलास्टिसिटी। अब यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है बच्चों लवचिकता। अब लवचिकता क्या होती है? लवचिकता यानी वेरिएबिलिटी, चेंजेबिलिटी, कम ज्यादा होना, ठीक है। तो अब देखो इसमें लवचिकता का मीनिंग क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी डिमांड कैसे कम ज्यादा होती है, डिमांड में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें बच्चों वहां पे एक्सप्लेन करके हमें दी हुई है। तो चलो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, तो इसमें अगर आप देखते हो अच्छे से तो इसमें भी वही है बेटा, सेम पैटर्न है, 3.1 2 3 4 5, है ना? वही सेम पैटर्न देवा इसमें भी, और जो पैटर्न अभी तक ऊपर देवा था। तो अब इसमें फिर सर 3.1 क्या है, तो 3.1 है कंसेप्ट एंड टाइप्स, कि भैया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कौन कौन सी कंसेप्ट है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। क्रॉस इलास्टिक डिमांड होती है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये क्या होती है, कब चेंज होती है, किस तरह से डिमांड में कम ज्यादा होता है, क्यों होता है, क्या के रीजन से होता है, ये सारी चीजें हम उसमें देखने वाले हैं। बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है 3.2 मेजरमेंट। अब भैया ठीक है, आप बोल रहे डिमांड कम ज्यादा हो रही, बट कैसे हो रही, कितने पैमाने में हो रही, परसेंटेज में हो रही, रेशियो में हो रही, काय में हो रही, वी डोंट नो। तो वही तो हमें पढ़ना है ना, जो चीज हमने नहीं पता है वही हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब मूल्यमापन, मूल्यमापन का मतलब इसको किस तरह से कौन करते हैं, कि भैया आज मैंने डिमांड 10 रुपए प्राइस थी तो इतनी किया, कल अगर 11 रुपए प्राइस होती है तो मैं कितने डिमांड कर रहा हूँ, मैं इतनी कर रहा हूँ। तो इसका मतलब मेरी जो डिमांड है वो कितने मेजरमेंट में चेंज हुई, कितने पैमाने पे चेंज हुई, वो रेशियो में हुई, परसेंटेज में हुई, या फिर क्वांटिटी में हुई, वो सब हम वहां पे देखने वाले हैं। दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बढ़िया है, मेजरमेंट हम उसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में ये सभी बेटा प्रैक्टिकल है, बड़ा लाइफ में यूज होता है, और आप एक्चुअल में ये पढ़ना ही नहीं पड़ता, ये सब आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आप ये चीजें कर रहे हो, बट यू डोंट नो, आपको पता ही नहीं है कि इसको ये चीज बोली जाती है। और आप ही नहीं, यानी आप कॉमर्स के इसलिए कर रहे हैं क्या? नहीं, मैंने पहले ही बताया था, कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, एक ऐसी फील्ड है जो जनरल लोगों के ऊपर हमेशा स्टडी करता है, जनरल लोगों से रिलेटेड होता है। फिर ऐसा नहीं कि साइंस वाला कॉमर्स में नहीं। अरे जहाँ पे आप बेटा पैसा खर्चा करते हो, जहाँ पे आप पैसा कमाते हो, जहाँ पे आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये सारी चीजें कॉमर्स में तो आती है ना बच्चों। तो उसमें साइंस आर्ट ऐसा कुछ नहीं आता है, सभी चीजें कॉमर्स वाली चाहिए। तो वो अब हम उसमें देखने वाले मेजरमेंट, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल, ये बच्चों आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाली है। कम टू द पॉइंट। अब हमारा 3.3 है, क्या है बच्चों 3.3? डिटर्मिनेट्स एंड इंपॉर्टेंस, कि भैया अब इसको डिटर्मिनेट यानी निर्धारित कैसे करते हैं, कि इतना हुआ, इतनी ही इलास्टिसिटी हुई, इतना नहीं इतना हुआ, क्यों हुआ, बिकॉज, वो कैसे करेंगे। फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फिर ये इंपॉर्टेंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कंज्यूमर के है, या फिर टैक्सेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके। साथ ही साथ अब जो नया टॉपिक है वो जो आपने नहीं पढ़ा था अभी तक, वो है बच्चों इंडिफरेंस कर। फिर ये इंडिफरेंस कर होता क्या है,
तो बच्चों इंडिफरेंस कर वो होता है जो प्रोड्यूसर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि प्रोड्यूसर जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो टाइम पे ये चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वो इंडिफरेंस कर ये कंज्यूमर के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिफरेंस कर को तटस्थ वक्र भी बोलते हैं। अब इसकी मीनिंग डेफिनेशन और आरएमएस क्या होता है, आरएमएस एमआरएस भी बोलते हैं। एमआरएस क्या होता है, तो उन्होंने बताया एमआरएस यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, और यहाँ पे आरएमएस देखे जाए तो रेट ऑफ मार्जिनल सब्स्टिट्यूट। ओके, वो भी हम देखने वाले। उसके बाद में हम देखने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर के। इंडिफरेंस करके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, पॉइंट नंबर 3.5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर। इंडिफरेंस कर क्यों बोले जाता है, क्या है भाई इंडिफरेंस कर, वो भी हम उसमें देखने वाले हैं। अब मैंने अभी नाम निकाल दिया प्रोड्यूसर का, तो यार प्रोड्यूसर अगर आता है बच्चों तो प्रोडक्शन क्यों नहीं करेगा वो, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर तो प्रोडक्शन ही करेगा। और इसीलिए जो हमारा फोर्थ यूनिट है कहीं ना कहीं थोड़ा सा 3.4 3.5 से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और इसीलिए ये जो यूनिट यानी इस साल जो सिलेबस है ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं सीक्वेंस में है। ऐसा नहीं है ये टॉपिक पढ़ लिया वो अलग, ये टॉपिक अलग, ये टॉपिक अलग, नहीं। आपको जो सिलेबस है ना बच्चों, ये कहीं ना कहीं एक में एक का बेस हो रहा है, और ये आप आगे जा रहे हो ऐसे धीरे 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 धीरे, और वो पढ़ने जैसा सिलेबस है। तो प्रोडक्शन फंक्शन कि भैया प्रोडक्शन में किस तरह से कार्य होता है, उत्पादन कार्य बोलते हैं उसको, किस तरह से काम किया जाता है प्रोडक्शन में, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो अब इसमें भी वही है बच्चों, मैंने वही बताता हूं मैं आपको कि 1.1 1.2 3 4 5 सभी इसमें वही है, 1 2 3 4 5। अगर देखे जाए तो फिर बच्चों 5 यूनिट में 1.1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो कितना होता है 25 चैप्टर। उसमें अगर एक दो क्वेश्चन पकड़ते एक ही, इसमें अगर तीन भी क्वेश्चन 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75 क्वेश्चन पढ़ना है क्या सर हमें? 75 तो क्वेश्चन है यार, इसीलिए हो जाते हैं, चलो लेंगे अपन। कुछ ज्यादा भी है, 75 के ऊपर है, ठीक है। मीनिंग एंड डेफिनेशन, तो चलो अभी इसमें पहला जो है बच्चों मीनिंग एंड डेफिनेशन कि भैया प्रोडक्शन का मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या होता है। प्रोडक्शन का मीनिंग एंड डेफिनेशन यानी प्रोडक्शन किसे कहते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन कार्य कैसे करता है, तो वो हम उसमें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है बेटा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम वहां पे पढ़ना है कि ऐसे कौन सा लॉ है जो प्रोड्यूसर इस्तेमाल करता है और वहां पे वो कॉस्ट पे वो प्रोडक्शन करने का डिसीजन लेता है। क्योंकि कोई कॉस्ट ऐसी होती है जो उसके लिए ज्यादा खर्चीली होती है, कोई कॉस्ट ऐसी होती है जो उसके लिए कम खर्चे वाली होती है। तो वो कहाँ डिसाइड करेगा कि कितना मैं कॉस्ट वहां पे लगाऊ, लेबर भी लगाऊ, मशीन भी लगाऊ, मटेरियल भी लगाऊ, तो मुझे प्रॉफिट क्या होगा। फिर या फिर अगर मैं मशीन लगा के काम करता हूँ, लेबर कम करता हूँ तो क्या होगा, या दोनों इक्वल में लगाता हूँ तो क्या होगा, या फिर मैं लेबर ज्यादा लगाता हूँ कैपिटल। तो ये ऐसे 3 4 स्टेजेस दे दिए वहां पे कि उसको डिसीजन लेना है भैया मैंने कौन सी कॉस्ट वहां पे, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, कौन से कॉस्ट पे मैंने कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, उसका डिसीजन वहां पे उसको लेना है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बहुत अच्छा टॉपिक है। और इसी के साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं आईएसओ कॉन्ट्स। आपने आईएसओ वर्ड सुना बच्चों, अब ये कहाँ पे सुना पता है क्या आपने, याद करो। 1 2 3 4 5 6 बताओ जल्दी से, नहीं याद आ रहा, मैं बताऊं। आईएसओ सर्टिफिकेट, यस, हाँ क्लिक हो गया सर हमें। तो आईएसओ सर्टिफिकेट पढ़ा आपने, बट कभी पूछा नहीं ये आईएसओ सर्टिफिकेट होता क्या है, पूछा नहीं। कंपनी टीवी पे ऐड देती है आईएसओ सर्टिफाइड हमारी कंपनी है। आजकल तो यार कोचिंग क्लासेस वाले भी देने लग गए कि वी आर आईएसओ सर्टिफाइड, कि हम भैया आईएसओ सर्टिफाइड है। अपना भी क्लास आईएसओ सर्टिफाइड है, डोंट वरी। तो आईएसओ सर्टिफाइड अपना तो यूके से है, वो बेस्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए बच्चों हमें आईएसओ सर्टिफिकेट मिले हुआ है, ठीक है। अब आईएसओ सर्टिफिकेट क्या होता है बच्चों, तो आईएसओ सर्टिफिकेट होता है कांस्टेंट क्वालिटी जो प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर से, उनको वो सर्टिफिकेट इशू किया करती है, गवर्नमेंट भी करती है और बड़े बड़े अलग अलग लोग भी उसको करते हैं, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है। तो आईएसओ कॉन्ट हम देखने वाले कि आईएसओ कॉन्ट, कॉन्ट यानी क्वांटिटी, हाँ। तो इक्वल क्वांटिटी क्या होती है और कंसेप्ट क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, उसके बाद में हम देखने वाले हैं 4.4। ये तो बहुत जरूरी है देखना, इंटरनल इकोनॉमीज है बच्चों, इकोनॉमीज है वो। ये इकोनॉमिक्स वाला वर्ड है ना, बहुत परेशान करता। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, इकोनॉमीज यानी बचत। तो यहाँ पे जो देवा है वो इकोनॉमीज है यानी बचत। इंटरनल इकोनॉमीज, इंटरनल इकोनॉमीज यानी भाई ये मेरी इंडस्ट्री चला रहा हूं मैं, ये इंडस्ट्रीज में मैं क्या क्या कहाँ का पैसा बचा सकता हूँ। एंड डिस इकोनॉमिक्स, कहाँ पे मेरा पैसा वेस्ट जा रहा है बच्चों। बाद में एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स, कि बाहर मेरे कहाँ खर्चे एक्स्ट्रा हो रहे, जो मेरे हाथ में है क्या, जैसे गवर्नमेंट टैक्स लगा रही मेरे हाथ में है उसको रोकना नहीं। तो वो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, मेरे प्रोड्यूसर जो बंदा है सामने वाला, एक एक कंपनी बंद हो गई तो ये मेरे लिए बेनिफिट है। तो वहां पे मुझे क्या क्या फायदा हो सकता है, एक्सटर्नल बचत मेरी कहाँ हो सकती है और एक्सटर्नल खर्चा मेरा कहाँ हो सकता है, वो चीज है इंटरनल एंड एक्सटर्नल।
ये 2 चीज़ें, कहाँ पे बचत हो रही, कहाँ पे खर्चा हो रहा, वो हम उसमें पढ़ने वाले हैं। ये हो गया हमारा 4th यूनिट। अब बच्चों जो हमारा यूनिट है वो कौन-सा है? वेरी गुड, यूनिट 5 है हमारा कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो ये तो ज़रूरी है यार, कॉस्ट एंड रेवेन्यू थोड़ा टिपिकल यूनिट है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड है मेरे हिसाब से, बिकॉज़ क्यों? क्योंकि इसमें ना यार कंसेप्चुअल कुछ नहीं है, कॉस्ट निकालो वो और ये जो यूनिट है ना बच्चों, ये सब में अच्छा तभी समझता है जब एक्चुअल आप वो चीज कर रहे हो, है ना? यानी ऊपर के जो 4 यूनिट है ये थ्योरी के ऊपर से हमें इजीली समझ में आते हैं, बट ये जो 5th वाला यूनिट है ना बच्चों, ये ऐसा यूनिट है कि इसको समझने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिकली ध्यान में लेना पड़ेगा कि वो क्या होता है, तो वो आसान जाएगा समझ में। बेटा हार्ड तो नहीं है यार, और आपके लिए क्या हार्ड हो सकता है? यू आर जीनियस। ओके चलो ठीक है। तो 5.1 5.2, अब ये तो नहीं बोलूंगा सर मैं इसमें 1 2 3 4 5 है, बोल तो दिया यार, चलो आगे। तो इसमें अब देखो क्या है, 5.1 क्या है? मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट, की कॉस्ट की मीनिंग क्या होते हैं? कॉस्ट यानी क्या? कोई बताएगा मुझे कॉस्ट क्या होता है? नहीं बता सकते। आप बोलोगे सर प्राइस, हाँ प्राइस थोड़ी ना होता है। आप बोलेंगे सर वैल्यू, वैल्यू थोड़ी ना होता है। आप बोलोगे सर कॉस्ट, अबे वो तो मैं ही तो पूछ रहा हूँ कॉस्ट यानी क्या। पता है क्या आपको? आप मार्केट जाते हो कभी, आप क्या पूछते हो, भैया इसकी कॉस्ट क्या दी? हाउ कैन, वो भी बता देता है यार, कितना भारी है। कोई कॉस्ट बताएंगा आपको? सोचो थोड़ा सा, नहीं बताएंगा। चलो आप सोच भी नहीं रहे हो, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो वही तो पढ़ने वाले हम, कॉस्ट किसे कहते हैं, और हम मार्केट में आते हैं, भैया क्या कॉस्ट है इसकी? अरे कॉस्ट क्यों बताएंगा? वो क्या बिना प्रॉफिट का बेचेंगा आपको? अंदर उसको घर में कितने रेट में गिरा वो बताएंगा? वो नहीं। कभी भी पूछना चाहिए भैया इसकी प्राइस क्या है, व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द एमआरपी, ये पूछना है। हम क्या पूछना, भैया इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है? अरे ये दोनों चीजें अलग है यार, तीनों चीजें अलग है, प्राइस अलग है, वैल्यू अलग है, कॉस्ट अलग है। बट हम क्वेश्चन पूछते हैं मार्केट में, तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, पता होना चाहिए क्वेश्चन क्या पूछना चाहिए। हम पूछते भैया इसकी कॉस्ट क्या है? नो, गलत है, कॉस्ट नहीं पूछना चाहिए, प्राइस पूछो। चलो आगे। तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फिर कौन कौन से टाइप के कॉस्ट होते हैं उसमें? एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, उसके बाद में रेवेन्यू कॉस्ट क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होता है, ये सारे टाइप के अलग अलग कॉस्ट हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो 5.2 क्या है? तो बच्चों 5.2 है शॉर्ट रन कॉस्ट कर। शॉर्ट रन कॉस्ट कर, देखो अच्छे से समझ लो, शॉर्ट रन कॉस्ट कर। शॉर्ट रन यानी शॉर्ट रन, एक साल के अंदर जो प्रोडक्शन करते हैं बच्चों उसको शॉर्ट रन बोलते हैं। और वो एक साल के अंदर जो प्रोडक्शन करते हैं और उसके लिए जो खर्चा कर सकते हैं हम, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट रन कॉस्ट कर। वो हम देखने वाले हैं उसके अंदर। लॉन्ग रन कॉस्ट कर, अब बट ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया, शॉर्ट समझ में आया तो लॉन्ग तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। लॉन्ग रन कॉस्ट कर क्या मतलब क्या होता है कि 2 साल से ज्यादा, 4 साल से 5 साल से ज्यादा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई काम कर रहे हैं, जैसा इंडस्ट्री, नई इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करना, इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी एस्टेब्लिश करना कहीं पे, या ट्रांसफर करना, या अपनी इंडस्ट्रीज को पूरा न्यू फॉर्म में, स्ट्रक्चर में डेवलप करना, ग्रोथ करना उसकी, या उसको एस्टेब्लिश करना, ये सारी चीजों के लिए लॉन्ग कॉस्ट कर लगता है। बाद में दिया मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ रेवेन्यू। 5.4 कौन सा है बच्चों? अब यार कॉस्ट तो देख लिया, खर्चा तो कर लिया हमने बहुत सारा, अब क्या चाहिए? रेवेन्यू, पैसे भी आना चाहिए ना। तो रेवेन्यू क्या होता है? अब आप बोलेंगे सर रेवेन्यू यानी क्या? रेवेन्यू यानी इनकम होता है क्या? थोड़ा सा मैच तो हो रहा कहीं पे। रेवेन्यू को उत्पन्न भी बोलते हैं और इनकम को भी उत्पन्न बोलते हैं। फिर ये रेवेन्यू क्या है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। अब रेवेन्यू यानी प्रॉफिट ही होता है ऐसा जरूरी नहीं है, प्रॉफिट अलग है, रेवेन्यू अलग है, इनकम अलग है। थोड़ा सा देखा करो, वर्ड भले सिमिलर है, एक मार्क के दो जुड़वा बच्चे, पर दोनों में थोड़ा तो फर्क रहेगा ना बच्चों। चलो, उसके बाद में जो है 5.5 टोटल एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू का। टोटल रेवेन्यू क्या होता? सब मिला के आता पैसा। एवरेज रेवेन्यू सब मिला के डिवाइडेड किया उतना आया। मार्जिनल रेवेन्यू सब में लास्ट में आया। तो ये सब हम उसमें पढ़ने वाले हैं। इस तरह से बच्चों अगर आप देखते हो तो आपको टोटल 5 है यूनिट, 80 मार्क लिए, और 16-16 मार्क का एक एक यूनिट है वेटेज। 4 मार्क के आएंगे उसमें ऑब्जेक्टिव, 4 मार्क आएंगे एक शॉर्ट रन क्वेश्चन, और 8 मार्क के लिए आएंगे एक लॉन्ग क्वेश्चन। तो अगर देखे जाए तो आपको 4 और एक 5 और एक 6 क्वेश्चन तो कंपलसरी एक यूनिट पे सॉल्व करना ही है। अब बच्चों इसमें मैंने अपने जो नोट्स, जिनके पास नहीं है वो अपने क्लास से परचेज भी कर सकते हैं, आपके अगर फ्रेंड्स वगैरह किसी को परचेज करना है तो। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन इसमें अलग से सेपरेट में दिए हुए हैं, और साथ ही साथ आपको एक पेपर पैटर्न दिया हुआ है इसमें, दिसंबर 2018, 19 और मई 2019 का। आपको बता दूं एग्जाम नहीं हुई थी 2020 में, नहीं तो उसका भी पेपर हमारे पास अवेलेबल होता था। तो इस तरह से आपको पेपर कौन-कौन से है, वेटेज क्या है, उसमें किस तरह से आता है, वो सब उसमें दे हुआ है। देख लेते हैं यार थोड़ा-सा 2 मिनट के अंदर हम लोग, है ना?
2 मिनट में दिखा देता हूँ मैं, क्योंकि मैं तब से आपको पेपर पैटर्न बता रहा था, है ना? तो देखो एक शॉर्टकट में देख लेते हैं बच्चों। देखो ये पेपर 2019 दिसंबर का है बच्चों, ठीक है ना? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आपके सब्जेक्ट का नाम, 80 मार्क मैंने बताया था, इसमें सेक्शन 3 इसमें आता है। देखो अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सेक्शन 1 है। देखो यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है क्या सेक्शन 1? हाँ, सेक्शन 1 है यहाँ पे। क्या है? राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। क्या बात है! अल्टरनेटिव दे हुआ है बच्चों, यहाँ पे आपको 4 अल्टरनेटिव्स आते हैं, 4 में से एक राइट आपको सेलेक्ट करना है। तो ये आता है, ये पहले जो 4 क्वेश्चन है ना बच्चों, ये फर्स्ट 4 ये आते हैं पहले यूनिट में, 4 मार्क के लिए। पहला यूनिट हमारा यहाँ पे कवर। ऐसे 20 आते हैं बेटा, हर यूनिट पे 4-4 आते हैं, 4-4 क्वेश्चन्स आते हैं, तो 20 यानी 4 5 ज़ा 20। अब ये आता है सेक्शन बी, मैंने बताया था आपको सेक्शन बी। अब ये भी आता है कितने मार्क के लिए? राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट, 4 मार्क, 4 मार्क के लिए आता है। बट इसमें 2 में से एक ही लिखना है आपको। यहाँ पे ये 2 में से, हाँ। नहीं तो आप सोचोगे सर ये 2 में से क्या? नहीं, ये देखो ना और किसके नीचे दे हुआ है। एक तो ऊपर का एक्सप्लेन द डेफिनिशन ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ बाय एडम स्मिथ, या फिर एक्सप्लेन मेरिट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। 2 में से एक ही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें तो 10 क्वेश्चन है टोटल। 1 के और में, सेकंड सेकंड के और में, थर्ड थर्ड के और में, फोर फोर के और में, फिफ्थ फिफ्थ के और में, सिक्स सिक्स के और में, सेवन सेवन के और में, एट एट के 9 में, यानी वैसा नहीं है। 1 2 3 4 5 हर एक के और में एक एक है, तो ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है सर 10 में से मैं पहले 4 सॉल्व करूं क्या? नहीं, जो वन सिंगल क्वेश्चन है उसके और में जो सिंगल है उसमें से बताओ इसमें से क्या सॉल्व कर सकते हो। पूरे इसमें से सर मैं 5 सॉल्व करूं क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं चलता। तो एक तो एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ करो, या फिर एक्सप्लेन द मेरिट ऑफ, दो में से एक। यहाँ पे भी वही रहेगा सेम पैटर्न, ये 2 में से एक ही आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से पैटर्न रहता है ये, 4 मार्क के लिए आता है। अब ये आ गया सेक्शन सी, बेटा ये बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छे से लिखना पड़ता है, कम से कम 2-3 पेज अच्छे से लिखना पड़ेगा हमें। और ये क्वेश्चन में भी वही पैटर्न है, कौन सा? एक तो ऊपर का, या फिर इसके ही और में जो आया ये, इसमें 2 में से एक, 2 में से एक अच्छे से सुना करो आप लोग, क्योंकि नॉर्मली बच्चों को ना पैटर्न पता नहीं रहता, जाते वहां पे और सर 10 क्वेश्चन थे उसमें से मैं तो 5 सॉल्व करके आ गया। बेटा कौन से करके आया? सर पहले 5। अरे बेटा गलत करके आया, ऐसा नहीं करना है। तो ये सब चीजें समझ लेना आपको। बच्चों ये 8 मार्क के लिए आता है, यानी अगर आप देखते हो तो पहले यूनिट पे वेटेज आप देखो, यहाँ पे 8 मार्क, इसके पहले 4 मार्क, उसके पहले 4 यानी 16। तो इस तरह से 16-16 मार्क के 5 क्वेश्चन आपको आएंगे, यानी पूरा 80 मार्क में। तो इस तरह से आपका पेपर पैटर्न होता है। बस सिंपल है, आसान है सॉल्व करने में। यहाँ पे पेपर पैटर्न आपका कंप्लीट हुआ। समझ में आया सभी को? आई होप आपको सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने फिर क्या-क्या देखा? आज बच्चों हमने सिलेबस देखा और थोड़ा-सा पेपर पैटर्न शॉर्टकट में बता दिया आपको कि वेटेज क्या रहता है हर यूनिट का। ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।